सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हम में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10th के अंतर्गत जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय जिसका कोड 201 है, इस विषय के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। किस तरह का प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आता है और उसको किस तरह से आपको हल करना होता है। तो ये जो प्रश्न पत्र है वो आपके 100 मार्क्स का आएगा, जिसको करने के लिए आपको 3 घंटे आपको मिलेंगे। इस 3 घंटे के अंदर आपको ये क्वेश्चन सारे करने होते हैं। हालांकि हिंदी का पेपर थोड़ा लेंथी होता है, तो थोड़ा आपको स्पीड भी तेज रखनी होगी। साथ में ही इस प्रश्न पत्र के अंदर यह आपको ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन नहीं उतारने हैं, ओनली आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर लिखिए। तो प्रश्न पत्र पर हम चर्चा करेंगे, इसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी कि आंसर आपको किस तरह से देने हैं। तो इस प्रश्न पत्र को हम साथ साथ हल करते जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपका जो प्रश्न पत्र इस वीडियो को देखने के बाद में किस तरह का हुआ है, आपको उससे कितना लाभ हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो, इस तरह से प्रश्न पत्र रहेगा। आपको परीक्षा का दिन और दिनांक यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर परीक्षा का दिन और दिनांक लिखोगे और निरीक्षक के हस्ताक्षर आप करोगे। और फिर आपको जो है, ये देखो, ये प्रश्न पत्र दे रखा है। यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं कि प्रश्न पत्र को कैसे आपको करना है। फिर ये देखिए, अब आपके ये हिंदी का प्रश्न पत्र जो है, इसमें सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रश्नों के सामने उसके निर्धारित अंक भी लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न नंबर 1 है। इस प्रश्न नंबर 1 में आपके जो है 5 गुणा 1 बराबर 5, मतलब कि 5 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रश्न नंबर 1 में, यानी MCQ दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको मिलेगा। अब ये MCQ इस तरह के है, आपको विकल्प चुनना है। तो देखिए, अब इस तरह से कोई प्रश्न आता है, देखो ये रोमन संख्या में अंक लिखे हुए हैं। संख्या तो आप क्या लिखना है, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न नंबर 1 और उत्तर आप लिखोगे। ठीक है, तो उत्तर आप जब लिखोगे, यहाँ पे लाइनों में उत्तर लिखोगे तो आपको क्या डालना। अब मान लो पहला नंबर प्रश्न कर रहे हो आप, तो ये लिखोगे इसका आंसर, यही संख्या आपको डालनी है। यानी रोमन संख्या में अगर कोई नंबर है तो रोमन संख्या में ही डालना है। ठीक है, प्रश्न प्रश्न फर्स्ट का पहला कर रहे हो और इसका मान लो जो भी उसका आंसर है ना, तो उस आंसर को आप पूरा लिखोगे। जैसे कि यहाँ पूछा पावस ऋतु में कौन मौन साध रहती है, तो हमें पता है पावस ऋतु में कोयल मौन साध लेती है, तो इसका आंसर ये है। तो आपको पूरा आंसर बी लगा के, ये बी करके और कोयल लिखना है ना। इस तरह से आपको पूरा आंसर लिखना है, सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है, पूरा आंसर लिखना है। इसी तरह से मान लो इसी प्रश्न का अब आप सेकंड वाला कर रहे हो। प्रश्न तो 1 चल रहा है, लेकिन इस प्रश्न के अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको ही आप फिर यहाँ से सेकंड नंबर डालोगे और सेकंड नंबर डाल के जो भी इसका ऑप्शन है ना, वो आप ऑप्शन लिखोगे। फिर इसमें ऑप्शन में क्या आंसर लिखा हुआ है वो आप लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न पत्र हल करते जाना है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो इसका उत्तर है कि पावस ऋतु में कौन मौन साध रहती है। तो आपका जो पार्ट नंबर 2 है, दोहे वाला पार्ट, उस पार्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है कि पावस देख रही मन कोयल साधे मौन, है ना। अब दादुर वक्ता वह हमको पूछते कौन। तो पावस देख रही मन, ये रहीम जी कहते हैं कि पावस ऋतु देखकर कोयल मौन साध लेती है। तो इसका आंसर क्या है, कोयल। अगला प्रश्न है पाठ पौरुष का पढ़ो। पंक्ति में कवि किसका पाठ पढ़ने के लिए कह रहा है। तो पौरुष का पाठ पढ़ना का मतलब होता है श्रम करना, मेहनत करना। तो यहाँ पर है पुरुषार्थ का पाठ पढ़ना। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत का पाठ पढ़ना, कि परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, देखो ये रोमन संख्या चल रहा है, प्रश्न नंबर 1 चल रहा है। एक ही प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर फर्स्ट के अंदर ही आपके 5 क्वेश्चन रोमन संख्या के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, उप प्रश्न दिए हुए हैं। जाना सकल जहान, पंक्ति में जहान का अर्थ है, जहान का मतलब होता है संसार, तो इसका आंसर बी है। देह की पतली कौन है, देह की पतली अलसी है। ठीक है, ये चंद्र घिना से लौटती बेर जो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। अगला है उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, ये किसने पूछा। तो आज़ादी क्या होती है, ये शागिर्द ने पूछा। तो उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, तो आज़ादी वाली जो कविता है आपके बालचंद्र चुलिकाट वाली, जिसकी हिंदी में अनुवाद असद जेती ने किया। देखो, मैं कविताओं के नाम भी बताती जा रही हूँ आपको, ताकि इस कविता से संबंधित कोई व्याख्या आए, क्योंकि आपकी व्याख्या भी आएगी 5 नंबर की। तो व्याख्या आए तो व्याख्या को आप आसानी से कर सको। तो देखिए, अगर पूरे पार्ट आपने नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। जानवी एजुकेशन हब पे सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं हिंदी के। ठीक है, तो वहाँ पर आप व्याख्या है, कविताओं वाले पाठ है, साथ में मैंने एक वीडियो ऐसा भी डाला हुआ जिसमें सारे कविताओं के अर्थ बता रखे हैं, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर आपका चैप्टर क्लियर है तो प्रश्न कहीं से भी उठ के आए आसानी से आप उसका आंसर दे दोगे। लेकिन क्वेश्चन के आंसर को छोड़ के नहीं आना है, सभी क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और हिंदी में नंबर लाना बहुत आसान है। कारण ये है कि कुछ तो कविताएं आती है, कहानी आती है, उसमें से आंसर देना, और कुछ तो ऐसे है कि उसमें पैसे जाएंगे आपके, अनुच्छेद आएगी, अनुच्छेद को देखकर ही उसके आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, पत्र आपको लिखना होता है, पत्र का तरीका आपको लिखना आता है, तो वो भी आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से है। व्याख्या का तरीका आपको आता है, व्याख्या का फॉर्मेट आपको पता है किस तरह से व्याख्या करनी है, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 15 से 20 शब्दों में दीजिए। अब देखो ये प्रश्न दे रखे, प्रश्न संख्या दूसरा है, लेकिन दूसरे के अंदर भी कितने प्रश्न दे रखे, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दे रखे। तो ये 6 प्रश्नों को करना, तो आपको करना कैसे है। अब देखो ये प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है, आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से 6 क्वेश्चन है कि नंबर 1 है तो कितने हो गए, 6 नंबर आपके हो गए। ठीक है, अब उत्तर कितने में देना है, 15 से 20 शब्द में, मतलब कि आपको 1.5 लाइन के अंदर उत्तर देना। ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका आंसर नहीं लिखना है, वरना समय खराब होगा। हिंदी का पेपर बहुत लेंथी होता है, 3 घंटे भी स्टूडेंट को कम पड़ जाते हैं, प्रश्न छूट जाते हैं। तो आपको अपनी स्पीड तेज रखनी है, समय का ध्यान रखना है और अपने प्रश्नों को करना है। तो देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, जड़मति सुजान कैसे बनते हैं, यानी जड़मति सुजान कैसे, जड़मति का मतलब होता है कम बुद्धि वाले, है ना, या मूर्ख बोल सकते हो। सुजान का मतलब है ज्ञानी कैसे बन जाते हैं। तो क्या है कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, तो करत करत अभ्यास यानी कि लगातार अभ्यास करने से, बार बार प्रयास करने से, है ना, तो कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। मतलब आप किसी विषय में कमज़ोर हो रहे हो, आप लगातार उसका प्रयास कर रहे हो, लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, आप भी ज्ञानवान बन जाओगे, यानी उस विषय का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसे जगाओ कविता में कवि ने किसे जगाने को कहा है। तो इसे जगाओ कविता में कवि ने उसे जगाने के लिए कहा। ऐसे आंसर लिखना है कि इसे जगाओ कविता में कवि ने उस व्यक्ति को जगाने के लिए कहा है जो कि, है ना, बेखबर है दुनिया के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अपनी दुनिया में क्या हो रहा है उससे वो बेखबर है, और वो सोया हुआ है। सोया हुआ इस तरह वो कोई नींद में नहीं सोया हुआ, बल्कि वो आसपास के वातावरण, दुनिया के जो घटनाक्रम से क्या है, बेखबर है और सपनों में खोया हुआ है। किसे जगाने के लिए कहा है, जो कि सपनों में, कल्पनाओं में खोया हुआ है, उसके इर्द गिर्द क्या घटित हो रहा है उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे डालना है जैसे प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का आप उत्तर कौन सा कर रहे हो, उत्तर फर्स्ट करोगे आप, तो डालोगे इसका आंसर, फिर 1 लाइन छोड़ना, फिर अगला उत्तर करो तो उत्तर सेकंड, फिर उसका आंसर आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं, प्रश्न आपको नहीं उतारना है, ओनली आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अगला प्रश्न है, नदियाँ मुँह ढाँप कर रोती है। देखो, नदियाँ मुँह ढाँप कर रोती है ना। बूढ़ी पड़तियों का दुख कविता है, जिसकी कवित्री निर्मला पुतुल है। इस कविता से लिया गया है कि नदियाँ मुँह ढाँप कर रोती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि नदियों को मुँह ढाँप के रोते हुए बताया गया है, क्योंकि लोग उसको प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से नदियाँ प्रदूषित हो जाती है ना, और वो अपना दुख किसी को सुना नहीं सकती, तो मुँह ढाँप के रोती है। जबकि मुँह ढाँप के रोते तो इंसान है, इंसानों की प्रकृति होती है कि मुँह को ढक के रोते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इंसान जो हरकतें करता है, वैसी हरकतें कौन कर रहे हैं, नदी कर रही है कि वो मुंह ढककर चुपचाप अकेलेपन में रो रही है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, जो मानव नहीं है लेकिन मानव की जैसी हरकतें करता है, मानव की जैसी गतिविधियाँ करता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार उस कविता में होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। समाचार के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। देखो, समाचार कितने प्रकार के होते हैं, समाचार अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, ठीक है, राज्य स्तर पर समाचार लिखे जाते हैं, व्यावसायिक समाचार होते हैं, खेल संबंधी समाचार होते हैं, बाजार भाव संबंधी समाचार होते हैं, है ना, मौसम की जानकारी संबंधी समाचार होते हैं। तो ये सभी समाचारों के प्रकार है। अगला है आज़ादी की फसल। आज़ादी की फसल को कौन काट सकता है, भाई जो फसल बोए वही आज़ादी की फसल को काट सकता है। तो उत्तर क्या है, आज़ादी की फसल को वही व्यक्ति काट सकता है जो कि उस फसल को बोए, यानी आज़ाद जो फसल को बोए वही उसको काटे। होता ये था कि अंग्रेजों का समय था जब हमारा देश गुलाम था, तो किसान जो है खेती करता था, मेहनत करता था, लेकिन उसका जो परिणाम है, यानी कि उसकी जो फसल पकती थी तो फसल की कटाई करके अंग्रेज ले जाते थे। किसान को अपना मेहनताना, अपने मेहनत का फल मिलता ही नहीं था, है ना, तो वो तो गुलाम थे उस समय, तो हमारा देश गुलाम था, इस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे, तो किसानों की बड़ी दुर्गति थी उस समय। तो यही इस कविता में कहा गया है कि आज़ादी तो हम तभी कहेंगे जब जो मेहनत करे उसका परिणाम, उसका फल उसी को ही मिले। तो जो फसल बोए उसी को वो काटे, वही उसको काटे, तो उसके लिए वो आज़ादी है। अगला प्रश्न है छठा, चंद्र किरण से लौटती बेर कविता में चना कैसा लग रहा है। तो चना जो है दूल्हे के समान लग रहा है, ठीक है, वो सजकर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे हुए सज धज कर, है ना, दूल्हे के समान खड़ा है, तो ऐसा लग रहा है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए आपकी यह है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि का नामोल्लेख करते हुए काव्यांश का भाव, सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्यांश किस पाठ से लिया गया है ना, इसके कवि का नामोल्लेख करना, कविता कवि के नाम बताना है, कविता का नाम बताना है, जिस पाठ से लिया गया उस पाठ का नाम बताना है, और उसके कवि का नाम बताना है, और इसका भाव सौंदर्य लिखना है, यानी कि आपको एक तरह से व्याख्या करनी है। तो देखिए किस तरह से व्याख्या होती है। तो देखो, पहले तो आपको क्या करना है कि कविता जो भी 8 कविता आपके दे रखी है दोनों बुक्स के अंदर,
है ना। हिंदी के अंदर टोटल आपकी 8 कविताएं हैं। उन 8 कविताओं को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको पहचानना होगा कि ये कविता कौन सी है और कौन से पाठ से आई है, इसके कवि कौन है और उसके जो है पाठ के कवि कौन है, पाठ का नाम क्या है। तो अब देखिए, वो तभी पहचान पाओगे जब आपने अच्छे से कविताओं के चैप्टर पढ़े हुए होंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुलकुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भल्लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। देखो ये जो कविता है ना आपकी, वो जो आपका जो चैप्टर है बीती विभावरी जागरी, उससे लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कि अगर मान लो आपका इसी की व्याख्या कर रहे हो, इस तरह की आप व्याख्या करते हो, तो व्याख्या का तरीका बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि यही व्याख्या है, यही कविता में से यही पंक्ति आप क्या है। पंक्तियाँ तो कोई सी भी आ सकती है, 8 कविता में से कहीं से भी व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन हमें करने का तरीका आना चाहिए। तो करने का तरीका क्या है, पहले आप इस प्रश्न के आंसर लिखने का तरीका क्या, आप जब व्याख्या कर रहे हो काव्य सौंदर्य करो तो आप आंसर डालोगे, फिर लिखोगे काव्य सौंदर्य। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, सप्रसंग। ठीक है, पहला पॉइंट सप्रसंग। ठीक है, सप्रसंग आपको लिखोगे, इसमें कवि का नाम और पाठ का नाम आता है। दूसरा पॉइंट आती है इसकी व्याख्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट व्याख्या आएगी, और तीसरा पॉइंट आएगा आपका विशेष। अब मैं तीनों में कैसे लिखना है वो आपको बताती हूँ। चलो, पहला पॉइंट सप्रसंग। सप्रसंग में क्या आता है, सप्रसंग आप ऐसे पॉइंट बनाओगे, तीनों पॉइंट, व्याख्या के तीनों पॉइंट होते हैं, तभी जाके काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य लिखा जाता है। सप्रसंग में क्या लिखोगे कि दिए गए काव्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक के, यानी दिए गया काव्यांश, क्योंकि काव्यांश पाठ में प्रश्न पत्र में दिया गया कि दिया गया काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ बीती विभावरी जागरी से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद है। बस ऐसे लाइन लिखनी है आपको। अच्छा, अब इस कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया कि इसमें जो है प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, खत्म बात। फिर आपको लिखना है व्याख्या। तो व्याख्या में क्या करोगे, अब आप इन लाइनों का, जो भी कविता की लाइनें हैं ना, उसका अर्थ आप लिखोगे। ठीक है, अपने शब्दों में उनका अर्थ लिखना है, समझाते हुए। ऐसे सोचना कि इन कविता को किसी और को आप समझा रहे हो, कि इस कविता का अर्थ क्या हो सकता है, वो आप किसी और को समझा रहे हो। ठीक है, बस आपको समझाना नहीं है, बोलना नहीं है, आपको लिखना है, पेन चलाना है वहाँ एग्जाम में। तो अगर मैं इसका देखूँ कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तो अब व्याख्या करोगे के लिए कवि ये कह रहे हैं कि रात बीत चुकी है। कवि जो है इस कविता में ये बता रहे कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि रात बीत चुकी है, और अब जो है बीती विभावरी, विभावरी का मतलब होता है रात, की रात बीत चुकी है, और अंबर रूपी पनघट के अंदर तारा रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है। क्योंकि तारे को क्या बताया गया, घड़ा बताया गया है, पनघट को, अंबर को पनघट बताया गया है, और उषा को यानी कि उष्मा जो है, उषा है, उजाले को नगर यानी नागरी, नागरी मतलब स्त्री बताया गया है, कि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री डुबो यानी कि डुबा रही है। और अब सुबह हो गई है तो प्रकृति में हलचल होने लगी है। खग कुलकुल सा बोल रहा, मतलब क्या है कि खग यानी कि पक्षियों का जो समूह है, कुल, खग कुल का मतलब होता है पक्षियों का समूह। तो पक्षियों का समूह है वो कुल यानी कि कलरव कर रहा है, पक्षी जो है चहचहाने लगे। आपने देखा होगा सुबह सुबह जो है पक्षी चहचहाने लगते हैं, है ना। किसले का अंचल डोला, किसले का मतलब होता है कोमल कोमल पत्ते। जो पेड़ पौधे पर कच्चे पत्ते होते हैं, कोमल पत्ते होते हैं, वो सुबह की मंद मंद हवा के कारण वो इधर उधर डोलने लगते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि किसले यानी कोमल कोमल जो पत्ते हैं पेड़ पौधे के, वो हवा मंद मंद हवा के कारण वो हिलडुल रहे हैं। लो ये लतिका भी भल्लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो देखो ये लतिका, लतिका मतलब होता है बेल, कि देखो सुबह सुबह ये बेल जो है वो भी जो है नए रसों से भरा हुआ, पराग भरी हुई जो है, नई रस से भरी हुई जो है कलश को भर के लाइए। कलश किसको कहा गया है, जब किसी, ये जो बेल है, बेल में जो फूल खिल रहा है, तो फूल जब खिलता है तो फूल खिलने की आकृति ऐसी होती है, जब फूल खिलता है तो इसकी आकृति इस तरह से बनी होती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वो छोटा सा कलश हो, है ना। और जैसे फूलों में क्या होता है, पराग होता है, जब फूल खिलता है आधा खिला हुआ होता है, अध खिला यानी पूरा नहीं खिला हुआ, आधा खिला, तो इसकी आकृति एक कलश के समान होती है, जो मैंने अभी चित्र बनाया ना इसके जैसे होती है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या हो, एक कली के समान हो, है ना। तो ये कह रहा है कि देखो ये लतिका भी, है ना, नए रस से भरा हुआ, है ना, कलश जो है पराग भरी हुई कलश को ले आई, नहीं कि फूलों के कली को पराग रस से भरी हुई कलश बताया गया है। तो इस तरह से आपको अर्थ लिखना है। फिर आप करोगे विशेष, है ना, लास्ट में जो पॉइंट आता है विशेष। तो विशेष में आप क्या लिखना है, विशेष में आपको लिखना है कि दिए गए काव्यांश का काव्य सौंदर्य, दिए गए काव्यांश में व्याकरण का उचित प्रयोग किया गया है। दिए हुए काव्यांश के अंदर जो, अब देखो यहाँ मालविका अलंकार का प्रयोग किया गया है, मानव की तरह हरकतें करते हुए बताया
गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखो, अब ये कविता है, ये कविता कहाँ से ली गई है? फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो ये जो कविता का जो ये काव्यांश का जो है छोटा सा टुकड़ा है ये कविता का, वो आपके चंद्रघेना से लौटती बेर जो कविता है वहाँ से लिया गया है, और जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल है। तो आप क्या लिखोगे, व्याख्या करोगे जब इसकी काव्य सौंदर्य लिखोगे तो पहला पॉइंट होता है संदर्भ, सॉरी ये सप्रसंग, सप्रसंग आएगा, पहला पॉइंट रहता है सप्रसंग। सप्रसंग में क्या लिखोगे, दिए गए काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के है ना चंद्रघेना से लौटती बेर कविता से लिया गया है, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल है। तो आपको कवियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब व्याख्या करोगे तो व्याख्या में क्या करोगे, व्याख्या में आप लिखोगे कि इस काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि फागुन का महीना आ गया है और चने और सरसों की शादी हो रही है, उसमें फागुन का महीना जो है फाग गाता हुआ आ गया है ना। और ऐसा लग रहा है कि जैसे चने और सरसों का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर किसका हो रहा था? जब हम पिछली पंक्तियों को पढ़ते तो लगता है कि चने और सरसों का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, यानी प्रकृति ने माँ की भूमिका ले रखी है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति का अनुराग रूपी अंचल जो हिल रहा है, जैसे कि किसी बच्ची की शादी होती है तो उसकी माँ का जो हृदय है वो बड़ा पिघल जाता है ना। तो ऐसा ही प्रकृति जो है माँ का जो भूमिका निभा रही है इस विजन मतलब इस दृश्य के अंदर मैं देखता हूँ। कौन देखता हूँ? कवि देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि दूर व्यापारिक नगर से, यानी कि व्यापारिक नगर जो होते हैं, जहाँ शहर होते हैं, जहाँ पर व्यापार धंधे होते हैं, उस नगर से तो प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो प्रेम की प्रिय भूमि किसको कहा गया है? ग्रामीण परिवेश को। जो चंद्रघेना गांव था वहाँ से लौट रहा था कवि, तो वो लौटते हुए उन्होंने वहाँ के दृश्यों को देखा। ठीक है, खेत खलियान है, तालाब है, मछलियाँ है, पत्थर है, चिड़िया उड़ रही है वहाँ पर। ठीक है, हरे भरे खेत है, चने के खेत है, सरसों के खेत है। तो उसको देख के उसने कवि ने कल्पना की है, चने को जो है दूल्हा बता दिया और सरसों को दुल्हन बता दिया और उनकी शादी करवा रहा है। तो कवि तो अपनी कल्पना के अंदर कविता लिख रहा है। तो ये कि प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ किसे कहा गया? तो ग्रामीण अंचल को। जो गाँव का परिवेश होता है वहाँ पर चारों तरफ हरियाली होती है, खेत खलियान होते हैं, सुंदरता होती है, शुद्ध वातावरण होता है, लोगों में भी, गाँव के लोगों में भी आपस में प्रेम भावना होती है। तो यहाँ कवि यही कह रहा है कि जो गाँव का अंचल है, ग्रामीण जो एरिया है, ग्रामीण अंचल है, वहाँ पर प्रेम ज़्यादा उपजता है, जबकि शहरी क्षेत्रों से, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो जो है लोग सभी जो है अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, किसी को किसी का मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, और चारों तरफ देखें तो कोई हरियाली नहीं है ना। तो व्यापारिक नगर जो है वो तो सिर्फ व्यापार के लिए ही बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर लोगों में भी आपस में इतना प्रेम व्यवहार नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर में कितने शब्द में देने? 50 शब्दों में, यानी कि लमसम में आपको 4-5 लाइनों में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो देखो, निंदक नीर राख या आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करते सुभाए। पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहे हैं? तो अब देखो यहाँ अथवा भी आया, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो निंदक नीर राखिए, निंदक का मतलब होता है निंदा करने वाला, तो ये दोहे वाले पार्ट से आया है। निंदक का मतलब होता है आलोचक, निंदा करने वाला, यानी कि बुराई करने वाला। बुराई कौन सी बुराई? वास्तव में आप में जो कमी है वो बताने वाला, यानी कमी बताने वाला हम कह सकते हैं, आपकी आलोचना करने वाला। ठीक है, तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कलश हुआ। तो इस कविता में जो पहले तो इसका अर्थ हमें आना चाहिए। तो अर्थ तो ये है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक को, हमें बुराई करने वाले को, यानी आलोचक को हमेशा हमारे पास ही अपने आंगन में कुटिया बना के रखना चाहिए। वो क्या करता है, जब हमारी कमी बताएगा तो हमारी कमी का हमें पता चल जाएगा और हम उस कमी को दूर कर लेंगे, तो हमारा स्वभाव क्या जो है, हमारा आचरण है अच्छा हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को खुद की कमी खुद को नहीं दिखती है ना, भाई मुझ में क्या कमी है मुझे नहीं पता है, जब तक सामने वाला मुझे नहीं बताएगा मुझे तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। तो यही है कि निंदक को, यानी कि आलोचक को हमेशा अपने पास में कुटिया बना के रखो, उससे दूर मत भागो। जबकि समाज में होता क्या है कि जो आलोचना करने वाला होता है, आपकी बुराई करने वाला होता है आपके मुँह पर, तो उससे आप दूर भागते हो कि भैया मेरे तो ये बुराई कर रहा है, मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। जबकि ऐसा नहीं है, आपकी जो कमी बताता है ना उसको आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, ताकि अपनी कमी को हमें पता चले और उस कमी को हम दूर कर सके। ठीक है, तो बिना पानी के, बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। क्योंकि हमारे शरीर का मेल तो हम क्या करते हैं, साबुन पानी से उतारते हैं, लेकिन हमारे अंदर की कमियां हमें एक आलोचक ही दूर करवा सकता है। वो हमारी कमियां बताएगा और हम उस कमी को सुधार लेंगे। तो अब ये प्रेरणा क्या देता है? ये प्रेरणा ये देता है, अब प्रश्न का उत्तर हमें ये देना है। मैंने आपको अर्थ बताया, प्रश्न का उत्तर ये देना है कि पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। तो प्रेरणा तो ये दे रहा है कि हमेशा आलोचक को अपने पास रखना चाहिए, ताकि हम अपनी कमी को दूर कर सके। आलोचक हमें अपनी कमियां बताएगा, उस कमी को हम सुधारेंगे और हमारी कमियां दूर हो जाएगी। इस तरह से हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा, हमारा चरित्र अच्छा
हो जाएगा। अगला देखो, अब इसी में अथवा भी दे रखा, तो अथवा का भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। दोनों में से एक करना होता है, तो आप प्रश्न नंबर 4 डाल के अगर ये वाला आंसर करते हो ऊपर वाला अथवा से पहले वाला, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना। लेकिन अगर आप अथवा वाला आंसर करते हो तो आप क्या डालना, प्रश्न संख्या 4 जो भी आए, जहाँ भी अथवा आए, अगर आपको अथवा का आंसर देना है, प्रश्न संख्या 4 अथवा, अथवा लिखा फिर उत्तर। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। चलो आगे इसका आंसर बताऊँ मैं आपको कि आज़ादी कविता के अनुसार आज़ादी का क्या मतलब है। तो आज़ादी कविता के अनुसार आज़ादी का मतलब है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। जब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, इनकी पूर्ति हो जाए तो वही उसके लिए आज़ादी है। ठीक है, और उसको अपने कार्य को करने की छूट मिले, किस तरह से कि जो वो मेहनत करे उस मेहनत का परिणाम उसको खुद को ही प्राप्त हो, उसका फल उसे खुद को ही मिले, तो वही उसके लिए आज़ादी है। साथ में कर्म करते रहना, है ना, हमेशा अपने कार्य में कर लगे रहना ही आज़ादी है। यानी क्रम से मुक्ति आज़ादी नहीं है, क्रमरत रहना ही आज़ादी है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलो आगे देखो, प्रश्न संख्या है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए। अब देखो आपको यह ध्यान रखना है, प्रश्न संख्या 5 है। अब इसमें 1 2 3 4 प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन आपको करना कैसे है, प्रश्न संख्या 3 के उत्तर, किन्हीं 3 के उत्तर। तो आप निर्देशों को अच्छे से पढ़ना कि निर्देश क्या कह रहा है, कि सारे प्रश्न नहीं करने हैं, आपको किसी 3 के ही उत्तर लिखने हैं, और वो भी कितने शब्दों में, 25 शब्दों में, लमसम 2-2.5 लाइनों में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक कितना है, आपको जो है 2 अंक मिलेगा। 3 क्वेश्चन करोगे 2 अंक मिलेगा, आपको इस तरह से 6 अंक मिलेगा अगर आपने सही से उत्तर लिखा है तो देखिए, अब आप, मैं चारों का उत्तर बता दूं, लेकिन आपको 3 करना, जो भी आपको 3 अच्छे से आते हो ना, वो आप नंबर डाल के कीजिएगा। जैसे कि मान लो आपको पहला प्रश्न आ रहा हो, आपको तीसरा आ रहा हो और आपको चौथा आ रहा हो, तो यही नंबर डालो, प्रश्न संख्या 5, है ना, उत्तर। ठीक है, ये लाइन खाली छूट जाएगी, उत्तर। उत्तर कौन सा कर रहे हो आप, उत्तर आप मान लो पहला कर रहे हो। ठीक है, फिर उत्तर नंबर आप तीसरा कर रहे हो, तो वो नंबर डाल दो। ठीक है, इसी हिसाब से नंबर डालना है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने सारे क्वेश्चन तो कर लिए, अब इसके 2 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, एक क्वेश्चन आपको अभी आ नहीं रहा, आप बैठे बैठे सोच रहे हो, आपको सोचना नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो फंडा यही है कि जाते ही पेपर को एक बार सरसरी नज़र से पूरे पेपर को पढ़ लीजिए कि हाँ मुझे कौन से प्रश्न तो अच्छे से आ रहे हैं, किसको मैं पहले करूँ। जो आ रहा है उसको पहले करना होता है, वरना आप कोई प्रश्न नहीं आ रहा, आप क्रम से कर रहे हो, कोई छूट गया प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा, उसमें आपको विचार सोचना पड़ रहा है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है वहाँ बैठ के, वरना सोचोगे तो फिर आगे के प्रश्न छूटेंगे। तो क्या करना होता है, मान लो अभी आपको 5 का आपको पहला ही आ रहा है और तीसरा आ रहा है ना, आप अब इसमें से एक प्रश्न आपको, ये दोनों ही नहीं आ रहे, आप सोच रहे चलो मैं 2 का तो आंसर करती हूँ, ठीक है, बाद में इसका आंसर बाद में दे दूंगी, आपने पूरा पेपर कर लिया। अब आपके छूटे हुए जो प्रश्न है ना वो भी करके आने हैं, तो अब मान लो आप फिर दोबारा 5 का आप दूसरा कर रहे हो, भैया थोड़ा दूसरे का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा टप्पा भी मार सकती हूँ, थोड़ा बहुत इससे संबंधित मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगी, है ना, ऐसा आप सोचिएगा। फिर आप क्या करोगे, अब डालोगे प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 डाली, 5 डालते क्वेश्चन नंबर उत्तर नंबर, फिर आप आगे फिर दोबारा सेकंड, है ना, आप लास्ट में करो तो फिर भी दोबारा प्रश्न आपको डालना पड़ेगा, कौन से प्रश्न का तीसरा प्रश्न कर रहे हो आप, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो देखो तीनों प्रश्न को हम देखते हैं, है ना। देखो पहला प्रश्न है, फाग गाता मास फागुन आ गया है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखो इसमें तो अलंकार तो मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि गीत कौन गाती है, महिलाएं गाती है गीत, है ना। जो फाग का महीना होता है तो उसमें जो धमाल होते हैं, पुरुष इकट्ठे होके धमाल करते हैं, नगाड़े वो चंग बजाते हैं और वो गीत गाते हैं, फागुन का महीना को बड़े ही वो धूमधाम से मनाते हैं, है ना, क्योंकि होली का टाइम होता है। तो फाग गाता मास फागुन, लेकिन यहाँ पर फाग का गीत किसको गाते हुए बताया गया, महीने को गाते हुए बताया गया, नहीं फागुन का महीना गा रहा है, प्रकृति का अंग है फागुन का महीना, वो गा रहा है। भैया यहाँ तो प्रकृति को मानव जैसी हरकतें करते हुए बताया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। उपयुक्त अलंकार का लक्षण लिखिए, तो उत्तर क्या है कि, तो पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा, मानवीकरण। तो लिख सकते हो उपयुक्त पंक्ति में, इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। अलंकार का लक्षण ये है कि जो मानव नहीं है, मानव से इतर है, लेकिन उनको मानव जैसी हरकतें करते हुए, मानव जैसे क्रियाकलाप करते हुए बताया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। आगे देखो, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पंक्ति में कवि क्या चेतावनी दे रहा है। तो अब चेतावनी क्या दे रहा है कि जो लोग पीछे थे, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की कविता है ना, आह्वान कविता, उससे लिया गया है कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, यानी कि जो लोग तुमसे पीछे थे वो आज तुमसे आगे बढ़ गए, यानी हमसे पश्चिम के जो लोग थे वो हमसे पीछे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आज़ादी प्राप्त की, संघर्ष किया, मेहनत की, औद्योगिक क्रांति लेके आए। इस तरह से वो अपने मेहनत के बल पर आज अन्य देशों से वो आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने अपने देश में औद्योगिक प्रगति कर ली है, जिससे कि वो आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो उसके जरिए वो हमें ये चेतावनी देना चाहता है कि हमें भी मेहनत करना चाहिए, है ना, परिश्रम करना चाहिए, अपने देश को आज़ाद करवाना चाहिए, और हमें अपने देश में सुख खुशहाली, सुख शांति और प्रगति करनी
चाहिए। तो ये चेतावनी दे रहा है। अगला है रहीम के अनुसार कोयल मौन क्यों साध लेती है? क्योंकि चारों तरफ रहीम के अनुसार कोयल मौन इसलिए साध लेती है, ऐसे आपको आंसर लिखना है, प्रश्न से ही आपको आंसर उठाना है कि रहीम के अनुसार कोयल मौन इसलिए साध लेती है क्योंकि बरसात के महीने में चारों तरफ मेंढकों का शोर शराबा हो रहा है, तो कोयल की सुरीली आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा, तो इसलिए कोयल मौन साध लेती है। अगला, इसे जगाओ कविता के अनुसार बेवक्त जाने का क्या होगा? इसे जगाओ कविता जो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, तो क्या इसे जगह कविता के अनुसार बेवक्त यानी कि समय के चला गया और फिर जाग रहे वक्त, तो इसका क्या परिणाम होगा, है ना, क्या होगा? तो बेवक्त जागने से व्यक्ति पीछे हो जाएगा, ठीक है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके साथ ही आगे बढ़ जाएंगे और उसको पाने के लिए वो, है ना, भागेगा, है ना, जल्दी करेगा कार्य को और भागेगा, उसको फटाफट उसको काम वो करेगा, जिसकी वजह से उसका कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा, जो उसको आता है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बेवक्त जागने का परिणाम यही होता है कि समय पर कार्य नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को तनाव आता है, गुस्सा आता है, ठीक है, चिंता बढ़ जाती है ना, तो यही परिणाम होता है। जैसे कि मालूम एक उदाहरण दूँ आपको, उदाहरण आपको लिखना नहीं है, इतना यही पूछा है, एक उदाहरण समझाने के लिए। मान लो आपकी ट्रेन का समय सुबह 6 बजे का है, ठीक है, आप रात को सो के उठे हो कि मेरे को 4 बजे जगना है, तैयार होकर ट्रेन के स्टेशन तक मुझे पहुंचना है 6 बजे तक, ठीक है, यानी कि पौने 6 तक मैं पहुंच जाऊँ। अब आपने क्या किया, आप उठे नहीं या उठे नहीं, कहीं बाद मुड़ जाऊँगा, फिर आप ऐसे करते करते आपने 6:30 बजा दिए, ठीक है। अब फिर आप क्या करो, फटाफट उस काम को कर रहे हो, है ना, उस काम को कर रहे हो, इस चक्कर में आप कुछ सामान भूल गए आप ले जाना, है ना, आप है ना हाबड़ वाबड़ भग रहे हो, आपको टेंशन हो रही, तनाव हो रही कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए, तो ये बेवक्त जागने का यही परिणाम होते हैं कि आपको तनाव होगा, टेंशन आएगा, झुंझलाहट होगी, खुद पे ही गुस्सा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये परिणाम होते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में छाट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब ये फिर वापस बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए हैं, है ना, MCQ आ गए हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का जो है नंबर आपको 1 मिलेगा और 6 है ये। चलो देखते हैं इसका आंसर। गिलहरी के जीवन की अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होती? तो गिलहरी के जीवन की अवधि जो है 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, तो इसका आंसर है 2। गिल्लू वाले पार्ट से लिया गया है ये, महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। चलो, तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। वाक्य में तुम्हारी जैसी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका क्या किसके लिए आया है? किस्टर हेड के लिए। किसके लिए आया है? किस्टर हेड के लिए। चलो अगला प्रश्न है, संपादक की टिप्पणी को क्या कहते हैं? संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। देखो कई बार यहाँ से आ जाता है कि संपादकीय किसे कहते हैं, संपादकीय किसे कहते हैं, ये प्रश्न बन के आ गया, तो इसका उत्तर क्या हो गया? संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं, ठीक है। प्रश्न अब ऐसे उल्टा बन के आ गया कि संपादक की टिप्पणी को क्या कहते हैं? तो संपादकीय कहते हैं। अगला प्रश्न, अंधेरी नगरी अध्याय की विधा क्या है? तो अंधेरी नगरी जो अध्याय है वो क्या है? एक नाटक के रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना 1 रखा गया? तो जो कोलंबिया था, किस अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना 1 रखा गया? तो कोलंबिया जो मिशन के तहत जो अंतरिक्ष यान गया था उसका नाम जो है कल्पना 1 रखा गया। अगला प्रश्न है, बहादुर पाठ में बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? तो बहादुर का वास्तविक नाम दिल बहादुर था, पढ़ा था हमने, ठीक है, चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता है दिल बहादुर था। देखो चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो ये गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना। अब देखो आपके कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपको आंसर उसी में से देने पड़ेंगे। तो ये जो गद्यांश है, 2 गद्यांश आपके ऐसे आएंगे जो आपकी किताब के अंदर से आएंगे, जो आपके पढ़े हुए पाठों में से आएंगे, और एक गद्यांश ऐसा आएगा जो आपका अपठित होगा, ठीक है, तो उसको पढ़ के आंसर देना होगा। सारांश आएगा, सारांश भी बहुत आसान होता है सारांश को करना। तो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश कहाँ से आया है ना, पहले तो ये पढ़ना है। देखो, जाति देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक बस गई। सभ्यता की नाना पीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। जो अलग अलग जाति हमारे देश में आई है ना, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर बसे हैं, है ना। अब सभ्यता की एक अलग अलग वो आई, तो अलग अलग सभ्यताओं को लेके आई, तो अलग अलग सभ्यताओं पर चलने वाले लोगों के लिए एक कोई नई एक सामान्य धर्म निकालना, एक धर्म निकालना कोई सामान्य बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। इस बात पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की है, समस्त वर्णों और जातियों का एक ही सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने बंधनों में बंधना। यानी समस्त जाति हो, समस्त वर्ण हो, किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, है ना, आज के संदर्भ में भी हम देखें तो किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, सभी का एक सामान्य आदर्श होता है। वो क्या होता है? अपने ही बंधन में बंधना, यानी अपने अनुशासन में रहना। व्यक्ति अगर अपने अनुशासन में रहता है तो वो कभी भी गलत कार्य नहीं करता है। तो ये बताया गया। तो अब पहले तो आपको पढ़ना है ये उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम क्या है। भाई ये आपकी किताब के अंदर से आया है, हिंदी के पाठ से। तो देखो मैं तो पहचान गई हूँ, तो आपको भी पाठ पढ़े हुए होगे तो आप पहचान जाओगे।
तो ये जो पाठ है आपके नाखून क्यों बढ़ते वाला जो चैप्टर है उससे आया है, जिसके जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो पाठ का पहले का प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो आपको आंसर लिखना है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं है ये है, और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब जरूरी नहीं है यही आए, इसका मतलब ये है कि आपको 3-4 पार्ट आपके मोस्ट है जिसके अंदर से गद्यांश आता है। पहला तो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा है शतरंज के खिलाड़ी, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और फिर है अगला है अपना पराया, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सुखी राजकुमार, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएगा। शतरंज के खिलाड़ी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शतरंज के खिलाड़ी, सुखी राजकुमार, ठीक है। और बाकी के जो पार्ट आपको रह जाएगा यार, और रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो ये पार्ट ऐसे हैं जिनमें से कई बार गद्यांश पूछे ही जाते हैं। तो 2 गद्यांश आते हैं, दोनों में से किसी, देखो अब अथवा में आ गया, या तो ये वाला ऊपर वाला कीजिए या ये वाला कीजिए, तो दोनों में से एक का आपको करना होता है। तो इनमें से पास पार्ट में से आ जाता है, हमेशा आते हैं। अब देखो ये वाला, देखो ये अंधेरी नगरी वाले पार्ट से लिया गया है ना। तो अब इनके आंसर जो है, पहला प्रश्न का आंसर तो आप तभी दे पाओगे जब आपको पाठ का नाम याद होगा, और आप इस गद्यांश को पहचान पाओगे कौन से पाठ से आए हैं, पाठ का नाम याद होगा और पाठ के लेखक का नाम याद होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर इसी में से मिल जाएगा कि जातियों के लिए क्या सहज बात नहीं थी। तो जातियों के लिए सहज बात क्या नहीं, देखो यहीं पर है, ये देखो यहाँ पर आया है, ये रही देखो, इसमें मिल जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो आपको इस गद्यांश में मिलेगा कि सभ्यता की नाना पीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुक्त करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म ने खोज निकालना सहज बात क्या नहीं थी। जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना सहज बात नहीं थी। आप यहाँ से लिखते हो तो एक सामान्य, इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना सहज बात नहीं थी। तो इसका आंसर तो इसमें मिल गया। तो ये आपका रहेगा इस तरह से। ये आप ध्यान रखना कि एक पहले प्रश्न का उत्तर अगर आपके गद्यांश किताब में से आते तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको उस गद्यांश में ही से ही मिल जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है गद्यांश में से मिल जाए, नहीं मिले तो आप वो पाठ अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप अपने समझ से आंसर दे सकते हो कि ऋषियों में कौन सी बात लक्ष्य की, कि ऋषियों ने कौन सी बात लक्ष्य की है। तो ये लक्ष्य की बात की है कि वह एक बात उन्होंने लक्ष्य की है कि समस्त वर्णों और जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वो है अपने ही बंधन में बंधना। देखो इसका आंसर इसी में से मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है, 2-3 बार गद्यांश को पढ़ना है। अगला देखो, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ। जब फांसी देने को उनको ले जाए गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ क्योंकि कोतवाल साहब दुबले थे। हम लोगों ने महाराज को हम लोगों ने महाराज को अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, यही नहीं तो न्याय कैसे होगा, है ना, न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दी जाए। तो अब ये पाठ कौन सा है, पाठ है अंधेरी नगरी। लेखक कौन से है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो इस गद्यांश के पाठ का नाम तो है अंधेरी नगरी, इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये अंधेरी नगरी जो नाटक है ना, जिसमें गोवर्धन दास है, नारायण दास है, ठीक है, वो महंत है, इससे संबंधित ये पाठ है, ठीक है। कोतवाल को फांसी क्यों नहीं दी गई, कोतवाल को फांसी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि कोतवाल साहब क्या थे, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, है ना, इस वजह से उनको फांसी नहीं दी गई। वो फांसी का फंदा बड़ा था, कोतवाल साहब दुबले पतले थे, तो उनकी गर्दन फांसी के फंदे के अकॉर्डिंग नाप की नहीं थी, तो उनको जो है फांसी नहीं दी गई। तो आंसर इसी में मिल गया, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले थे और फंदा बड़ा था। अगला प्रश्न, महाराज ने क्या हुक्म हुआ। तो महाराज ने हुक्म हुआ कि किसी न किसी को तो न्याय तो जरूर होना चाहिए। बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। ये उन्होंने महाराज ने हुक्म दिया। चलो ठीक है, अब ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर इसके बनते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अब ये प्रश्न जो है 7 प्रश्न दे रखे हैं। तो देखो पहले तो आपकी कविताओं से आए थे, अब ये आपके पाठों से प्रश्न दे रखे हैं। चलो देखते हैं। बहादुर घर से भागते हुए अपने निर्दोष होने का सबूत कैसे दिया गया। तो देखो अब ये प्रश्न जो है आपके, इस प्रश्न का अंक तो 1 नंबर का है, तो आपको इतना ही लिखना है। अभी इसमें कुछ शब्दों का लिखा हुआ संक्षेप में लिखना है, यानी कि आपको 1.5 लाइन के अंदर, 2 लाइन के अंदर इसका आंसर देना है। तो बहादुर घर से भागते हुए भी अपने निर्दोष होने का सबूत कैसे दिया जाता है, क्योंकि जब बहादुर घर से भागता है, किसके घर से भागता है, लेखक के घर से भागता है, तो वो अपने तनख्वाह के पैसे, अपने जो सामग्री थी, खेलने के जूते हैं, अपना कपड़े हैं, अपने खिलौने हैं, वो वहीं पर छोड़ जाता है, कुछ भी लेके नहीं जाता। अगला प्रश्न है, गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने का क्या उपाय खोज निकला था। वो सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर नीचे उतरता था। इस तरह से जब तक वो लेखिका उसको हाथ में नहीं ले लेती थी, तब से उस पर्दे से और सर ना, लेखिका के सर से पैर तक और पर्दे तक वो चक्कर लगाता रहता था। अगला है, मदर टेरेसा ने कहा आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हो। प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर दिया,
है ना। मदर टेरेसा ने आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हो, प्रश्न का उत्तर क्या दिया। जब लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा कि आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हो, जर्मन लड़की क्या थी, कौन थी, क्रिस्टल हेड, और ये फ्रांस की कौन थी, मदर टेरेसा, ठीक है। ये फ्रांस की थी और वो जर्मनी की थी। अब फ्रांस और जर्मनी में दोनों में क्या था, आपस में बेहतर थी, मतलब कि दुश्मनी थी, क्योंकि जो जर्मनी का हिटलर था उसने फ्रांस को पददलित किया था, यानी कि फ्रांस को हराया था, फ्रांस में बहुत ज़्यादा मारकाट की थी, ठीक है। तो वो आपस में दोनों देश दुश्मन थे। तो यही जब लेखक ने उसको पूछा कि ये तो जर्मनी की है और जर्मनी तो आपके देश का दुश्मन है, तो आप इस लड़की के साथ कैसे प्रेम से रहती हो, तो फिर उसने क्या उत्तर दिया कि वो भी ईश्वर के लिए काम कर रही है, मैं भी ईश्वर के लिए काम कर रही हूँ, मतलब कि ये भी मानवता के लिए काम कर रही है, यानी मानव की सेवा कर रही है, रोगियों की सेवा कर रही है, मैं भी क्या कर रही हूँ, रोगियों की सेवा। इस वजह से हम दोनों का कार्य क्या है, एक है। वो भी भगवान के लिए काम करती है, यानी मानवता की सेवा करना ईश्वर के लिए काम करना ही है, कि वो भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी ईश्वर के लिए काम करती हूँ, है ना। वो भी मानवता के लिए ही जी रही है, मैं भी मानवता के लिए जी रही हूँ, हम दोनों का ध्येय एक है, लक्ष्य एक है, भले हमारा देश दुश्मन हो, है ना। तो क्या हुआ, हमारा लक्ष्य तो एक ही है कि जब युद्ध हुआ तो इसका घर भी ढहा और मेरा घर भी ढहा, ठीक है। अगला देखो, बिचेंद्री अपनी पढ़ाई का खर्च कैसे जुटाने लगी, तो बिचेंद्री जो सिलाई करके अपने पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। अगला, समाचार स्रोत किसे कहते हैं, समाचार जहाँ से प्राप्त किए जाते हैं उससे ही समाचार स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजकुमार के अनुसार गोरैया को ठंड क्यों नहीं लग रही थी, क्योंकि गोरैया ने आज बहुत एक अच्छा काम किया था, उसने उसको ठंड क्यों नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने एक भलाई का काम किया था। वो क्या काम था, उसने जो बीमार बच्चे को अपने पंख से हवा डाली थी, इसलिए उसको ठंड नहीं लग रही थी। निबंध के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। देखो, निबंध जब हम लिखते हैं तो निबंध के अंग क्या होते हैं, निबंध के 3 अंग होते हैं। पहले हम लिखते हैं भूमिका, क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं। भूमिका के बाद में हम लिखते हैं विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु के बाद में हम लिखते हैं उपसंहार, उपसंहार लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम जो है 3 पॉइंट लिखते हैं। ये इसके निबंध के अंग है। अब आपको कोई प्रश्न यहाँ से पूछा जाए कि निबंध जो है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो निबंध जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वर्णनात्मक निबंध, वर्णनात्मक, ठीक है, विचारात्मक, विचारात्मक निबंध, विचारात्मक, और अगला है भावनात्मक, भावात्मक निबंध, निबंध, ठीक है। इस तरह से निबंध लिखे जाते हैं, इस तरह से 3 प्रकार के निबंध लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, तो इस तरह से प्रश्न है। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कुछ प्रश्न इस वीडियो में करवा दूँ, कुछ आपके जो है नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँ, वरना आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अब ये देखिए, ये प्रश्न है महंत गोवर्धन दास को, तो हम कुछ इस प्रश्न को तो कर ही लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। तो देखो, महंत गोवर्धन दास को इस नगर में रहने के संबंध में क्या सीख देता है, तो महंत जो है गोवर्धन दास को उस नगर में, अंधेरी नगरी में रहने के संबंध में वो क्या सीख देता है, कि बच्चा ये नगरी क्या है, कि इस नगरी में ये कहता है कि इस नगरी में रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है गुणी और अवगुणी का कोई मूल्य नहीं है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है, तो इस नगर में रहना विपत्ति का कारण बन सकता है। तो ये सीख देगी कि इस नगर में रहना विपत्ति का कारण बन सकता है। लेखक के अनुसार नाखून बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति के अवशेष है, तो हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति के अवशेष है। तो उत्तर है, लेखक के अनुसार नाखून बढ़ना हमारे पार्श्विक यानी हमारी पशुता की प्रवृत्ति के अवशेष है, कि हम पहले कैसे थे, जानवर जैसे रहते थे। वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ का वातावरण कैसा था, तो वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ का वातावरण विलासिता से भरपूर था, विलासिता का जीवन वहाँ लोग जीते थे, है ना, पिनक में रहते थे, नशे में रहते थे, ठीक है। शतरंज खेल के बड़े शौकीन थे वहाँ के लोग, शतरंज खेलना बुद्धि को तीव्र करना मानते थे। तो इस तरह का वहाँ पर वातावरण था, किसी को किसी अपने राज्य की चिंता नहीं थी। कार्यालय पत्र क्या होते हैं, संक्षिप्त परिचय। तो कार्यालय पत्र क्या होते हैं, कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, कार्यालय पत्र कहते हैं। आप जो भी ऑफिस संबंधी पत्र लिखते हो, है ना, वो कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। चलो अगले देखते हैं। देखो, ये बाकी के जो प्रश्न हैं वो हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न पत्र आते हैं। देखो, कुछ प्रश्न मैं आगे बता देती हूँ आपको। तो देखो, प्रश्न संख्या 10, देखो 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है, तो इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। ये देखो, प्रश्न तो ऐसे ही आएंगे, 11 प्रश्न जो कि आपके गद्यांश आएगा अपठित, यानी आपको पढ़ा हुआ नहीं होगा, और आपको इसको पढ़ के इनके 5 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे, 5 नंबर का आएगा। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, उसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे, और इसको ये प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान से देने हैं। फिर है प्रश्न संख्या 12। देखो, इस तरह से प्रश्न आते हैं, ये एक पैटर्न है प्रश्न पत्र का, इस तरह से प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप उसी हिसाब से दिमाग में सेटअप लेके चलिएगा कि मेरे को इतने प्रश्न पूछेंगे, मेरे को इतनी जल्दी करना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित अपठित काव्यांश, अब देखो ये काव्यांश अपठित है, यानी आपकी ये कविता कोई पढ़ी हुई नहीं है,
और इसको पढ़ के आपको प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। देखो ये प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, तो मैं इनके आंसर आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1 शब्द में लिखिए। तो आपको सार कैसे लिखना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो यहाँ पर सार लिखना है, पत्र लिखना है, वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। व्याख्या लिखना मैंने आपको सिखाई दी है कि व्याख्या कैसे लिखी जाती है, मैंने ओरली आपको सब चीज़ें बताई हैं। चलो ताकि शॉर्ट में आपकी तैयारी हो जाए। फिर देखो अपने मित्र मंजीत को उसके पिता की मृत्यु होने पर सांत्वना पत्र लिखिए। तो देखो अब ये सांत्वना पत्र कैसे लिखते हैं, है ना। स्वयं को रावत भाटा निवासी नरेश मानकर अपने प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावत भाटा को विद्यालय में खेल गतिविधि को सुचारू रूप से व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, ये 2 प्रश्न आएंगे, मतलब प्रश्न 1 होगा, उसमें 2 पत्र आएंगे। एक पत्र तो आपका औपचारिक होगा, एक आपसे अनौपचारिक होगा। औपचारिक पत्र वो होता है जो किसी कार्यालय को लिखा जाता है, अनौपचारिक वो होता है जो आपको रिश्तेदार को लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप किसको लिख रहे हो, मित्र को लिख रहे हो। फिर आपके क्या आएगा, ये कुछ प्रश्न आएंगे, व्याकरण वाले 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर का होता है। तो व्याकरण के क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में सारे आंसर मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे आपको व्याकरण है। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। अब निबंध कैसे लिखने होते हैं, तो ये निबंध आएंगे, उनमें से किसी एक निबंध आपको लिखना है, जो आपको अच्छे से आता है तो वो निबंध आपको लिखना होता है। जरूर नहीं यही आए, लेकिन इस तरह से निबंध पूछे जाते हैं, 300 शब्दों में लिखने होते हैं। लमसम आपको 2-2.5 पन्नों में निबंध लिखना होता है। तो इस तरह से आपके हिंदी का प्रश्न पत्र आएगा। तो जितने प्रश्नों के आंसर मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, उसके साथ साथ कुछ प्रश्न को इधर उधर बताएं, तो कई बार क्या तो प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी का पेपर वैसे बहुत आसान रहता है, चैप्टर आपको सारे पढ़े हुए हैं ना, तो आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर आप दे दोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।